पापा, आज आपको इस दुनिया से गए 3 महीने से कुछ दिन ज्यादा हो गए हैं, पर लगता है जैसे ये कल ही की बात है। उस रोज को भूलना नामुमकिन है जिस दिन आप हमें अचानक छोड़ गए थे। शायद आपको भी नहीं मालूम था कि आप हमसे बिछड़ जाएंगे। हालांकि मौत से आधे घंटे पहले ही आपने कहा था, लगता है अब आखिरी वक्त है। और तब हम सब ने जो आपके पास थे आपको ऐसा कहने से रोका था। मैं एक हाथ में आपके हाथों को लिए सहला रहा था और जज्बात में कह रहा था कि ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ, उफ, क्या कयामत का मंजर था। क्या मौत दुनिया में पहली दफा थी? नहीं, मगर मेरे आसपास और इतने करीब से मैंने मौत को पहली दफा देखा था। मेरी निगाहें आपके चेहरे पर थीं जब देखते ही देखते 15 सेकंड्स के भीतर आपने आंखें पलट दी और सारा जिस्म ठंडा हो गया। हालांकि मैं आपको अस्पताल ले गया था जल्दी जल्दी, मगर मेरा दिल ये बार बार गवाही दे रहा था कि अब आप नहीं हैं, क्योंकि मेरा हाथ आपके माथे पर ही था जो बिल्कुल ठंडा सा महसूस हो रहा था। शायद मैं पहली बार खुल के रोया था उस रोज। जिस मजे को मैं सोचता था कि हमारे घर में सबसे पहले कौन चखेगा, वो मौत का मजा आप चख चुके थे। आप जीत गए, हम हार गए। हमें कुछ वक्त रुकना होगा, मगर वो मजा तो चखना ही होगा। पापा, मैं आज भी आपकी कब्र पर अक्सर आता हूं फातिहा पढ़ने। आपको पता है, मैं वहां फातिहा नहीं पढ़ता, सिर्फ हाथ बांधकर यह तसव्वुर करता हूं कि अब आपका जिस्म कैसा होगा। क्या सिर्फ हड्डियां बची होंगी या अभी भी जिस्म में कुछ बाकी होगा? और अगर होगा तो वो किस शक्ल में होगा? मैं अक्सर इंटरनेट पर भी सर्च करता हूं कि कितने दिन में इंसान कब्र के भीतर डिकम्पोज हो जाता है। कुछ देर कब्र को निहार कर मैं आपके सिरहाने बैठ जाता हूं, आपसे बातें करने के लिए। सवाल भी मैं करता हूं और जवाब भी आपकी तरफ से मैं ही देता हूं। आपको सोते हुए से उठाने की जहमत नहीं करता। सफेद कफन में आप इतने अच्छे लगते हैं कि क्या कहूं। धूप सीधे आपकी कब्र पर पड़ रही होती है। आपको याद है, मैं कहा करता था कि थोड़ी धूप ले लीजिए, मगर आप नहीं लेते थे। साल भर से आप घर के बाहर भी तो नहीं निकले थे। छत पर चढ़ना तो आपने 3 सालों से छोड़ ही दिया था। जरा सी बारिश में आप घबरा जाते थे। हवा तेज चल जाए तो डर जाया करते थे कि कहीं आंधी तूफान ना आ जाए। अब आप खुले में अपनी कब्र में हर मौसम का मजा लेते होंगे। धूप, जाड़ा, बरसात, आंधी तूफान, सबका मजा लेते होंगे, है ना? रोज आधी रात के वक्त जब मैं उठता हूं और गुसल खाने की तरफ बढ़ता हूं तो सबसे पहले आपके बिस्तर को देखता हूं जो बिल्कुल खाली पड़ा होता है। उस बिस्तर को कई सालों तक आपने इस्तेमाल किया था। सर्दियों में जब ठंड ज्यादा पड़ने लगती थी तो मैं जिद करता था कि आप कमरे में सो जाएं, मगर आप नहीं मानते थे। मैं बाद में समझा कि आप क्यों नहीं सोते थे। आप डरते थे ना अकेले सोने से। आप मौत से भी तो बहुत डरते थे। फिर क्या हुआ? क्या मौत ने आपको छोड़ दिया? नहीं ना। मैं अक्सर नहीं कहा करता था कि मौत घर से खींच कर ले जाएगी सबको एक दिन। वही हुआ ना? तो फिर इतना क्यों डरते थे? अब डरने की बारी हम सबकी है। 2 साल से कोरोना के खौफ में जीते हुए जिंदगी कितनी बोझल हो गई थी। आप बिल्कुल तन्हा और अकेले थे। जैसे जैसे मौत करीब आई, आप खामोश होते चले गए। मैं अक्सर सोचता था कि आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? दुनिया से आप दूर होते जा रहे थे और हम समझ ही ना सके। शायद ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी मौत की। खैर, अब कुछ और बताऊं आपको। जैसे जैसे रात ढलती है आप बहुत याद आते हैं। सामने ही आपकी फोटो लगाई है, आपकी छड़ी भी सामने लटका रखी है मैंने। कुल मिला के आपके जिस्म के सिवा सब कुछ मेरे सामने होता है। आपका बचपन जैसा बुढ़ापा बहुत याद आता है। आपके जीते जी मैं खुद को बाप और आपको बेटा समझता था। तभी तो आपको हर बात पर टोकता था, समझाता था, जिंदगी के हर फलसफे पर अपनी जानकारी आपको देता था।
सही गलत की पहचान बताने की हिमाकत कर बैठता था। मैं भूल गया था कि मैं आपका बेटा हूं। वक्त ने मुझे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उस बड़ेपन पर मुझे बहुत नाज था, पर जिस दिन आप गए मेरा सारा भरम टूट गया। मैं बिखर गया। मुझे मेरी औकात का पता चल गया। मैं आपसे बड़ा नहीं था पापा, आप ही बड़े थे। चलिए अब आ जाइए, फिर से जीते। अब मैं आपको नहीं टोकूंगा। आपको पता है, मैं आपसे बहुत कुछ कह सुन लेता था। जब आप मेरी तरफ नहीं देख रहे होते थे तो मैं आपके पैरों को देखता था और सोचता था कि आपके पैर दबाऊं, पर पता नहीं मुझे कौन सी झिझक रोके रखती थी ऐसा करने से। कभी कभी जब बहुत उदास और परेशान होता था तो आपके सीने की तरफ देखकर सोचता था कि आपके सीने से लिपटकर खूब रोऊं और अपने दिल की हर बात कह डालूं, मगर वो सब कुछ ना हो सका। एक बड़ा सा बोझ सीने में दफन कर लिया है मैंने हमेशा के लिए। कुछ दिन पहले उस गांव भी गया था जहां आप और मैं पैदा हुए थे। वो गांव आपसे छूटे 15 बरस और मुझसे छूटे 20 बरस हो गया था। अब वहां कुछ नहीं बचा। घर एक खंडर की शक्ल में था। मैं वहां ज़ारो कतार रोया। मैं वहां सिर्फ आपके लिए गया था, क्योंकि वहां आपका बचपन बीता था। मुझे याद है पिछली गर्मियों में आप 3 बजे दोपहर के बाद मेरे कमरे में आ जाया करते थे, एसी की ठंडी हवा खाने के लिए। उस वक्त हम पुरानी बातें किया करते थे। कभी कभी मैं आपको मोबाइल में तिरंगा फिल्म दिखाता था, जो आपकी फेवरेट फिल्म थी। वो सब कैसे वापस आएगा? पापा, मैंने आपके नाम से एक एनजीओ बनाई है बुजुर्गों की खिदमत के लिए। इस एनजीओ का नाम है जुहा मेमोरियल फाउंडेशन। इसका मकसद वो सब करना है जो मैं आपके साथ ना कर सका और जिसका अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा। फिलहाल इस मुहिम में मैं अकेला ही हूं, मगर मुझे उम्मीद है मुझ जैसे और भी बहुत होंगे इस मुल्क में जो मेरे साथ आएंगे प्रायश्चित करने के लिए। इस फाउंडेशन की तरफ से मैं 4 कैंपेन चलाने जा रहा हूं, जिनके नाम हैं नेमत खाना, मंजिल, आसमानी चिट्ठी और राशन पानी। आपने मुझे हमेशा दुआएं दी हैं। अब एक बार और मुझे दुआ दे दीजिए ताकि मैं जिंदगी के अपने असल मकसद को पा सकूं। मैं थक गया हूं और अब पूरी तरह से नाउमीद भी हूं। बस अपने हिस्से के काम को अंजाम दे सकूं तो लगेगा अपने हिस्से की जिंदगी को जी लिया, वरना अब दुनिया बहुत बदलने जा रही है। मैं इस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। 2 बच्चों का बाप हूं। आपके पोते पोती बहुत याद करते हैं। अपने बाप होने का फर्ज निभाने की कोशिश में हूं, मगर डरता हूं कि जिस तरह से मैंने आपको नाकामयाबी का एहसास कराया हमेशा, शायद जिंदगी मुझे भी करेगी। अगर मैं एक कामयाब इंसान न सही, एक कामयाब बाप ही बन सका तो समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया।